Hello, aspirants, and welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 1st of December 2023. फर्स्ट न्यूज़ है, 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं तो उसके एग्जिट पोल के बारे में है। तो राजस्थान में एग्जिट पोल डिवाइडेड है कि कांग्रेस भी आ सकती है एंड बीजेपी भी आ सकती है। छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना में कांग्रेस के पास एच है एंड एमपी में यहाँ पर बीजेपी आएगी। तो ये सब कुछ एग्जिट पोल्स में बताया गया है। मैन्युफैक्चरिंग पुशेस जीडीपी ग्रोथ रेट टू 7.6% इन Q2। तो हर क्वार्टर का आपको डेटा याद नहीं करना होता है, इकोनॉमिक सर्वे को बस एक बार रेफर कर लेना एंड इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा है वो थोड़ा बहुत याद कर लेना होता है मेंस में कोट करने के लिए। डेटा बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग पुशेस जीडीपी ग्रोथ रेट टू 7.6% इन Q2। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि इस साल तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन आया था। फॉर एग्जांपल ये कहा गया था कि कितना ट्रेड है। तो एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। तो इकॉनमी स्प्रंग अ सरप्राइज इन जुलाई सितंबर 2023-24 एंड 7.6% ग्रोथ रही है सेकेंड क्वार्टर में। PM4 बिगेस्ट कास्ट फॉर मी आर पुअर यूथ विमेन एंड फार्मर्स। तो जो ऑपोजिशन एक कास्ट के मुद्दे को बहुत ज़्यादा उठा रहा है, यहाँ पर कास्ट सेंसस करने की डिमांड थी ऑपोजिशन की एंड बिहार में कास्ट सेंसस हुआ भी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का यही कहना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए ये 4 बिगेस्ट कास्ट हैं, पुअर, यूथ, विमेन एंड फार्मर्स, एंड इनको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मैटर ऑफ कंसर्न नॉट आवर पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑन यूएस चार्ज, वी टोल्ड यू सो, सेज ट्रूडो। तो हम देख चुके हैं एक निज्जर था जिसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है एंड उसकी डेथ के बाद जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर वो ये कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था इसको मारने के लिए, क्योंकि ये खालिस्तानी सेपरेटिस्ट था। फिर एक और इंसान है गुरु पतवंत सिंह पन्नू। इसको यूएस में क्या कोई इंडियन पर्सन था जिसने कि इसको मारने के लिए कॉन्स्पिरेसी की थी, तो ऐसा यूएस का कहना है, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक हाई इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना दी है। तो इन फर्स्ट रिमार्क्स आफ्टर यूएस फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने अक्यूज़ किया है कि इंडियन ऑफिशियल ने प्लान किया था एंड डायरेक्ट किया था प्लॉट फ्रॉम इंडिया की एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारना है न्यूयॉर्क में। द गवर्नमेंट सेड थर्सडे की मैटर ऑफ कंसर्न है एंड गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं है कि किसी को दूसरे देश में जाकर मारना। तो एज रिगार्ड्स द केस अगेंस्ट एन इंडिविजुअल दैट हैज़ बीन फाइल्ड इन अ यूएस कोर्ट, एलिजिडली लिंक है एक इंडियन ऑफिशियल से, दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। अब ये इंडियन ऑफिशियल कौन है इसका नाम नहीं पता है, लेकिन इसने जिसको हायर किया था आई थिंक निखिल गुप्ता को, तो उसका नाम पता है। तो बस यही है। तो इंडिया यूएस रिलेशंस में कहीं लिख सकते हो। आज की न्यूज़पेपर में आपको ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये हेनरी किसिंजर की डेथ हो गई है, तो मोस्टली इनके बारे में आर्टिकल्स आए हैं कि हेनरी किसिंजर की पॉलिसी क्या थी वेस्ट को लेकर। नेक्स्ट है नॉट गिविंग अप ऑन कोल एनी टाइम सून इंडिया। तो इंडिया भी डेवलपमेंट कर रहा है। हम अगर कोल को छोड़ देंगे यूज़ करना तो एक्चुअली हमारे डेवलपमेंट में हिंड्रेंस बन सकता है, क्योंकि हमारे पास ग्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ यहाँ पर ना फाइनेंस दे रहे हैं ना टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। तो आवर्स बिफोर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रीच दुबई लेट थर्सडे फॉर द COP28 क्लाइमेट मीटिंग, इंडिया रीट्रेटेड कि हम इस पोजीशन में ही नहीं है कि हम अबेंडन कर दें हमारा रिलायंस ऑन कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हम यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई को रैंप अप कर रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी हम यहाँ पर कोल को अबेंडन नहीं कर सकते हैं। वेस्ट में प्रेज हिज डिप्लोमेटिक ट्राइम्स बट नॉट मैनी टीयर्स विल बी शेड इन इंडिया, क्योंकि एक्चुअली ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही एंटी इंडिया था। फॉर एग्जाम्पल जब 1971 का वॉर चल रहा था इस पर्सन ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान को। इसके अलावा चाइना के साथ रिलेशंस इस्टेब्लिश किए थे इस पर्सन ने। तो हेनरी किसिंजर जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था टू यूएस प्रेसिडेंट, एक तो निक्सन एंड दूसरे फोर्ड, बिटवीन 1969 एंड 77। तो इनकी एक्चुअली यहाँ पर डेथ हो गई है। तो इस पर्सन का इंपॉर्टेंट रोल था अमेरिका को वियतनाम वॉर से बाहर निकालने के लिए। इसके बाद इसने चाइना के साथ रिलेशंस इस्टेब्लिश कराए थे। फिर इंडिया को लेकर काफ़ी इसकी पॉलिसीज़ जो थी वो एंटी इंडिया थी, तो यही बताया गया है। आफ्टर द निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन टुक ऑफिस, किसिंजर ने प्रायोरिटाइज़ किया कि हमें पाकिस्तान के साथ रिलेशंस रखने हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है इनको हेल्प करने वाला था चाइना के लिए। तो ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन प्रेसिंग फॉर सिग्निफिकेंट मिलिट्री एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस ड्यूरिंग प्रेसिडेंट याहिया खान विजिट्स टू वाशिंगटन, एंड इन्होंने पाकिस्तान को बहुत सारी ऐसे एड प्रोवाइड की थी। इन्होंने ये कहा था कि ये इंडिया को सपोर्ट करेंगे अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, चाइना को विजिट किया और चाइना के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया। तो हम देख सकते हैं पर्सन जो था ये बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान एंड प्रो चाइना था। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। कोई लेटअप नहीं है पॉल्यूशन में, अभी भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, ये बताया गया जो कि हमने डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है।
DAC, तो DAC क्या है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जिसको कि हेड किया जाता है बाई द डिफेंस मिनिस्टर, की टॉप बॉडीज़ है जो कि क्लियर करती है मेजर कैपिटल एक्विजिशंस फॉर डिफेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी पहला स्टेप होता है अगर कुछ भी प्रोक्योरमेंट करना होता है। तो आपको नहीं जानना है कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी क्या होता है। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने यहाँ पर प्रोक्योरमेंट क्लियर किया है कि 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस लिए जाएंगे एंड 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स लिए जाएंगे फ्रॉम हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बस एक छोटा सा फैक्ट याद कर सकते हो कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को डिफेंस मिनिस्टर हेड करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। मलेरिया केसेस कंटिन्यू टू डिप इन इंडिया। अब ग्लोबली तो मलेरिया केसेस वैसे तो बढ़ रहे हैं लेकिन इंडिया में लगातार मलेरिया केसेस कम हो रहे हैं जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। $475 million प्लेज टू क्लाइमेट डिजास्टर फंड इन गुड स्टार्ट टू मीट। तो एक्चुअली लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया था जब शर्म एल शेख इजिप्ट में कॉप हुई थी, COP27 एंड अभी COP28 हो रही है। तो COP27 में लॉस एंड डैमेज फंड तो बनाया गया था लेकिन उसमें कोई भी पैसा प्लेज नहीं किया गया था। एक सिर्फ यहाँ पर ट्रांजिशनल कमेटी बना दी गई थी जो कि अपनी रिपोर्ट इस पर्टिकुलर समिट में देने वाली थी। अब ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने पैसा देने की बात की है। फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि हम $275 million देंगे। UAE जो कि होस्ट कर रहा है COP28 को, इसने बोला हम $100 million देंगे। तो लॉस एंड डैमेज फंड COP27 में सेटअप किया गया था कि एक्चुअली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना चाहिए, ये क्लाइमेट डिजास्टर से रिकवर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बड़ी फ्लड्स आई थी, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो फाइनेंशियल मेजर्स के लिए यहाँ पर लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया है। बाकी यहाँ पर ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, इसके अकॉर्डिंग 2023 हॉटेस्ट ईयर रहने वाला है। शाह लेड पैनल ओकेज ₹165 करोड़ रिकंस्ट्रक्शन प्लान फॉर जोशीमठ। तो एक्चुअली जोशीमठ कुछ टाइम पहले न्यूज़ में था, क्योंकि वहाँ पर लैंड सब्सिडेंस हो रहा था, जो ज़मीन थी वहाँ की वो धंस रही थी। इससे पहले एक मिश्रा कमेटी बनी थी। मिश्रा कमेटी ने बताया था कि यहाँ पर आपको डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि एक्चुअली हार्ड रॉक नहीं है जिसके ऊपर जोशीमठ बना हुआ है। एंड उसके बाद भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, फ्रेजाइल जोन था एंड उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर ज़मीन कैसे धंस रही थी। तो वापस से रिकन्स्ट्रक्शन प्लान के लिए यहाँ पर पैसा दिया जाएगा जोशीमठ को। तो ये सब कुछ है। ज्योग्राफी में आप प्रिपेयर कर सकते हो या तो GS3 डिजास्टर में भी क्वेश्चन आ सकता है ये। नेक्स्ट है गवर्नर्स एक्टिंग एज चांसलर। तो ये बाउंड नहीं है बाय द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 1981 जजमेंट की बात की, हरद्वारी लाल रोहतक वर्सेस GD तापसी चंडीगढ़, अ फुल बेंच ऑफ द पंजाब एंड द हरियाणा हाईकोर्ट, जिसमें ये कहा कि गवर्नर अगर अपॉइंटमेंट या रिमूवल कर रहा है वाइस चांसलर का तो इसमें एक्चुअली ये बाउंड नहीं है टू एक्ट अंडर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट अंडर PM मोदी अ मार्क्यू प्रोजेक्ट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट GS3 में टॉपिक है। इस बार आई थिंक क्वेश्चन है तो डैम फेलियर पे मैंने पेपर देखा था, तो डैम फेलियर के ऊपर एक क्वेश्चन था और डैम फेलियर के एग्जाम्पल्स भी पूछे गए थे। एड्रेसिंग अ गैदरिंग ऑफ IPS प्रोबेशनर्स। तो एक्चुअली पुलिस को देखें तो लोगों का पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं होता है, लोग पुलिस से भागने की कोशिश करते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते हैं। लेकिन अगर कहीं NDRF वाले आते हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, तो लोगों में कॉन्फिडेंस आता है कि ये लोग आ गए हैं तो ये लोग हमारी जान बचा लेंगे। तो पुलिस को देखकर लोगों को कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता, पुलिस से लोग डरते क्यों हैं? तो यही प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्वेश्चन है कि NDRF में एक्चुअली बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं, तो हैव द पुलिस फोर्सेज अर्न द सेम रिस्पेक्ट एज द NDRF? नहीं। तो ये सोचने की बात है कि जो पुलिस फोर्सेज हैं ये उतनी रिस्पेक्ट को क्यों नहीं अर्न कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लोग चाहते हैं कि वो पुलिस के जो यहाँ पर चक्कर होता है पुलिस के चक्कर में ना ही पड़े तो बेहतर है उनकी ज़िंदगी के लिए। द लेसन्स फ्रॉम भुज। तो भुज अर्थक्वेक के बाद यहाँ पर SDMA बनाया जाता है एंड देन फाइनली यहाँ पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनती है। 2005 का एक्ट आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। अ प्रिजनर ऑफ पावर। तो हेनरी किसिंजर की बात की जो कि बिल्कुल नहीं देखेंगे। सरप्राइज ऑन अपसाइड। तो Q2 का डेटा आया जो कि आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप हर क्वार्टर का डेटा नहीं याद कर सकते हो। नेक्स्ट है मैन ऑफ द वर्ल्ड। किसिंजर का स्टेट क्राफ्ट कैसा था हमें कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर एन आउटसाइडर। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअली एक पर्सन की बात की गई है, जेवियर मिलिए। और बाकी हम देख चुके हैं कि एक्चुअली इनकी जो यहाँ पर पोजीशन है वो कैसी होने वाली है। ये यहाँ पर डॉलराइजेशन को पुश कर रही हैं। अभी डॉलराइजेशन को पुश कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। डॉलराइजेशन क्या होता है वो हम जब हमने एक्सप्लेन्ड पेज देखा था कि अर्जेंटीना में यहाँ पर डॉलराइजेशन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अर्जेंटीना में एक्चुअली इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। द लीडर इंडिया नीड्स टू बी। तो यहाँ पर इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट की बात की गई है। ऑन October 7 हमास लेड पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स ने लॉन्च किया था इन्वेजन ऑफ द सदर्न इजराइल फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप एंड उसके बाद हम देख रहे हैं कि 7 वीक्स हो चुके हैं एंड यहाँ पर वॉर चल रही है, बीच में कुछ टाइम का ट्रूस हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑथर ने बात की है कि ये लैंड पैलेस्टीनियंस का था एंड उसके बाद जब ज्यूज़
जब ज्यूज़ के यहाँ पर हॉलोकास्ट स्टार्ट होता है तो ज्यूज़ माइग्रेट करना शुरू होते हैं एंड ज्यूज़ इस ज़मीन पर जाकर रहने लगते हैं। तो दोनों की ही एक्चुअली वो ज़मीन है, दोनों को ही वहाँ पर रहना चाहिए। और इंडिया ने हमेशा से टू स्टेट सोल्यूशन को प्रपोज किया है कि हम टू स्टेट सोल्यूशन को ही एक्सेप्ट करते हैं। तो इंडियाज़ पॉलिसी टुवर्ड्स इजराइल एंड पैलेस्टीन हैज़ हिस्टोरिकली बीन अ प्रिंसिपल्ड वन कि हम पैलेस्टीन के स्ट्रगल के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। एंड इंडिया पहला नॉन अरब स्टेट था जिसने रिकॉग्नाइज किया था PLO as the representative of the Palestinians. It was also the first countries जिसने रिकॉग्नाइज किया था स्टेट ऑफ पैलेस्टीन इन 1988। और हमारा ये मानना था कि पैलेस्टीन के लोगों के पास सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक होना चाहिए। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि अभी हमारी जो पॉलिसी है वो न्यूट्रलिटी से डेविएट होती जा रही है, हम एम्पैथी से डेविएट होते जा रहे हैं। हाउएवर इन द ग्लोबल साउथ देयर इज एन इंक्रीज्ड परसेप्शन कि जो इंडिया है ये ड्रिफ्ट हो रहा है फ्रॉम इट्स हिस्टोरिकल न्यूट्रलिटी ऑन द पैलेस्टीनियन इशू। प्रणब मुखर्जी 2015 में जब विजिट करते हैं तो ये माना जाता है कि जो इंडिया की टाइज है इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है। इंडिया अभी भी टू स्टेट सोल्यूशन को ही सपोर्ट करता है, लेकिन फॉर एग्जांपल इंडिया इजराइल को ज़्यादा साइड करता है, ऐसा ऑथर का मानना है। वाइल इंडिया हैज़ अ सिग्निफिकेंट फुटप्रिंट इन द ग्लोबल अफेयर्स, हमारी लिमिटेड लैवरेज है इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट में, हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट वेस्ट एशिया में लाई करते हैं विद द गल्फ अरब स्टेट्स एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, फिजिकल इंटरकनेक्टिविटी है। इंडिया शुड बॉल्स्टर इट्स पैल्ट्री ह्यूमैनिटेरियन एड, तो हमें ज़्यादा अपनी ह्यूमैनिटेरियन एड बढ़ानी चाहिए। बियॉन्ड दिस हम मेडिकल एंड डिजास्टर रिलीफ एड भेज सकते हैं गाज़ा को, क्योंकि गाज़ा में सफरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। हम इजराइल एंड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को पुश कर सकते हैं कि आप यहाँ पर नेगोशिएशन करो और सॉवरेन इंडिपेंडेंट एंड इकोनॉमिकली वायबल स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को क्रिएट किया जाए। एंड एक्चुअली जो यहाँ पर इजराइल ने ऑक्यूपेशन कर रखा है वेस्ट बैंक में, ये ऑक्यूपेशन जो यहाँ पर सेटलमेंट्स है उनको यहाँ पर रिमूव किया जाए, तो ये ऑथर का कहना है। नेक्स्ट है ट्रस्ट इन द मशीन, तो यहाँ पर एक्चुअली बात की गई है EVMs की। तो EVMs के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो इलेक्शन सिर्फ फेयर होने नहीं चाहिए, वो देखने भी चाहिए कि इलेक्शंस फेयर हैं। तो यहाँ पर VVPATs की बात की गई है, लेकिन VVPATs में भी यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो स्टैंडर्ड वे टू मेक एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रोसेस सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेटली का VVPATs को यूज़ करो। लेकिन जो करंट VVPAT का सिस्टम है उसमें ये प्रॉब्लम है कि आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कोई प्रिंसिपल्ड मेथड ही नहीं है। द करेक्ट VVPAT प्रोटोकॉल वुड बी टू अलाउ अ वोटर कि वो अप्रूव करे बिफोर द वोट इज फाइनली कास्ट एंड टू प्रोवाइड एन ऑप्शन कि वो अपने वोट को कैंसिल कर सके अगर उसको लगता है कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी नोटिस की गई है, जो कि नहीं है। अब ऑथर का ये कहना है, फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि इसको तो आप हैक कर ही नहीं सकते, तो ये ECI के ऊपर है कि ECI इस बात को शो करे कि एक्चुअली इसको आप हैक नहीं कर सकते, ये स्टैंड अलोन है। लेकिन ये सब कुछ नहीं दिखाया गया बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लाफ्टर इज पावर, तो एक्चुअली वीर दास जो कि एक कमेडियन है, इंडियन कमेडियन है, तो एमी अवार्ड उनको मिला है इनके नेटफ्लिक्स शो के लिए लैंडिंग, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आपने पढ़ लिया इतना काफ़ी है। द पन्नू प्रॉब्लम इन इंडिया US टाइज, तो इंडियन एक्सप्रेस इसको बहुत ज़्यादा कवर कर रहा है, आपको इतना डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, बस हम देख चुके हैं कि गुरु पतवंत सिंह पन्नू जो कि ये इंसान है, इसको मारने की कोशिश की गई एंड इसको मारने के लिए कॉन्स्पिरेसी बनाई गई थी। एंड इस कॉन्स्पिरेसी में जो इन्वॉल्व है वो है इंडियन ऑफिशियल ने एक पर्सन को हायर किया था एंड पूरा एक प्लॉट बनाया गया था इस पर्सन को कैसे मारा जाए। ये पर्सन जो है ये 6 फॉर जस्टिस चलाता है, एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। बुकर प्राइज़ मिला है किसको? पॉल लिंच को, एंड ये हैं आयरलैंड के। इकोनॉमी पेज पर अगर हम बात करें तो कोर्ट सेक्टर क्लॉक 12.1%। आपको ये बताना है कि कोर्ट सेक्टर में कौन कौन से यहाँ पर सेक्टर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, ये सब कुछ आपको बताना है। एंड आपको डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना आना चाहिए, क्योंकि 2 बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। 16 फाइनेंस कमीशन के अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं बताए गए हैं, जब बताए जाएंगे तो हम न्यूज़पेपर में डिस्कस कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, UPSC एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है जिसमें करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस 2024। इसके अलावा प्रीलिम्स पूरा कवर किया जा रहा है एंड मेंस पूरा कवर किया जा रहा है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जल्दी ज्वाइन कर लो, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए कवर करने के लिए। तो अभी इतना है कि आप कवर कर सकते हो, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर है। एंड दिसंबर के लिए अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस की PDF चाहिए एंड स्टैटिक नोट्स तो आप ले सकते हो। आज 1 दिसंबर है एंड इसके लिए आपको 150 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। एंड अगर कोई आपका डाउट है तो आप बता सकते हो। एक ही 2 बच्चे हैं जो कि आई थिंक डेली आंसर्स देते हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है अंकित सिंह, वो डेली आंसर देते हैं, लेकिन बाकी सारे बच्चे मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा आप लोग पार्टिसिपेशन दिखाते हो। तो पार्टिसिपेशन दिखाओ, पढ़ो एंड तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। इफ़ यू लाइक द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।